हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन में हमने दो टाइप पढ़ लिए थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इनके लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलनों की हम बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन है, इसकी क्या मेथड्स हैं, क्या विधियां हैं, इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो ये उसी पौधे के अंदर, उसी पुष्प के अंदर परागकणों का स्थानांतरण होता है, इसलिए इसमें मोस्टली एजेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पराग कणों को दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए एजेंट्स की आवश्यकता होगी, मेथड्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है पर परागण की जो विधियां हैं, पर परागण की विधियां। ठीक है, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से पराग कणों का स्थानांतरण दूसरे, उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक होता है। तो उसमें मोस्टली दो मेथड्स आते हैं हमारे पास में, और दो प्रकार के एजेंट्स काम आते हैं। ठीक है, नंबर एक बात करें हम, आराम से समझने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। एक है अजैविक कारक, इनको अजैविक विधि भी कह सकते हैं, और एक है जैविक विधि, या जैविक कारक। ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, देखिए इसके अंदर हमारे पास में वायु, एयर और जल, दो प्रकार के एजेंट आते हैं। ठीक है, वायु के माध्यम से या फिर वाटर के माध्यम से, ठीक है, परागकणों का स्थानांतरण होता है। और जैविक कारकों के अंदर एनिमल्स आएंगे, जिसके अंदर हमारे पास में कीट है, जिसके अंदर हमारे पास में चमगादड़ है, पक्षी हैं, ठीक है, कुछ अन्य जंतु। इसके अंदर जो है हमारे पास में, इनके माध्यम से क्या होगा, अगर परागण होगा तो वो एजेंट कहलाएंगे जैविक एजेंट या जैविक कारक, बायोटिक। ठीक है, देखिए ये अजैविक कारक जिसमें वायु और जल जो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, पर परागण में सहायक हो रहे हैं। ठीक है, ये एक रेयर केस में होते हैं, मोस्टली अनिश्चित होता है ये परागण। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायु की जो डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि उसी प्लांट की ओर हो जिस प्लांट की तरफ परागकणों को जाना है। ठीक है, इसी प्रकार से जल में भी देखिए, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो वायु के द्वारा जो परागण होता है, वो जल परागण की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसकी तुलना में, जल परागण की तुलना में वायु परागण
ज़्यादा होता है। ठीक है, और जल परागण वायु परागण की तुलना में कम होता है। नंबर 1 बात। ठीक है, अब देखिए, जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के माध्यम से होता है या वायु द्वारा होता है, ठीक है, वायु द्वारा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वायु परागण। क्या बोलेंगे उसको? वायु परागण, वायु परागण। ठीक है, आगे बात सुन लें। देखिए, वायु परागण की क्या क्या विशेषताएं हैं? जिन प्लांट्स के अंदर वायु परागण पाया जाएगा उनमें पराग कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है, बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनिश्चित है, रेयर है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि परागकण सीधे जाके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, इसलिए बहुत सारे संख्या के अंदर परागकण निकलते हैं जो एक संयोगवश कुछ परागकण या एक परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इसलिए इसमें पराग कणों का अत्यधिक नुकसान होता है। अत्यधिक नुकसान होता है। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें पराग कणों की क्षति बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए, इसमें पराग कणों की क्या विशेषता होती है? वायु परागण के अंदर पराग कणों की विशेषता की बात करें तो संख्या में अधिक, शुष्क होते हैं, हल्के होंगे, शुष्क एवं हल्के होते हैं, और इनके जो पोलन किट है उसकी अनुपस्थिति होती है। मोस्टली ये चिपचिपे नहीं होते हैं, शुष्क होते हैं, क्योंकि इनका परागण वायु के माध्यम से हो रहा है, कीटों के माध्यम से नहीं हो रहा है, इसलिए। ठीक है, और वायु परागण के अंदर जो वर्तिका हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, ये मोस्टली परागण हैं ग्रास जो प्रजातियां होती हैं, जैसे मक्का है, चावल है, गेहूं है, ठीक है, इनके अंदर वायु परागण पाया जाता है। तो इनकी जो वर्तिका होती हैं वो लंबी रोमिल होती हैं, ठीक है, रोमिल होती हैं या ब्रश के समान होती हैं, ब्रुश होती है उसके समान, ताकि एयर के अंदर जो परागकण जा रहे हैं, ठीक है, फ्लो करके, वो इनके अंदर फंस जाएं। ठीक है, तो इनके अंदर ये स्थिति होती है। जैसे कि बात करें मक्का की, जैसे हम बात करें मक्का, ठीक है, तो जैसे मक्का का आपने जो है मादा पुष्प देखा होगा, तो वो कक्षस्थ के अंदर लगा होता है और उसमें से ये इस प्रकार की गोल्डन रोम्स जैसी संरचनाएं निकली हुई होती हैं। ये एक्चुअल में वर्तिका होती हैं, ठीक है, और वर्तिकाग्र होती है, ठीक है। तो ये लंबी होती हैं, लटकी होती हैं, ताकि वायु के द्वारा आने वाले जो परागकण हैं इनसे चिपक जाएं, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें, ये रोमिल टाइप की होती है मक्का के अंदर, घास के अंदर रोमिल टाइप की होती है, पक्षाबी भी बोलते हैं इनको, ठीक है। जैसे टाइफा है, ये तो मक्का के अंदर हो गया। टाइफा की बात करें, इसके अंदर जो इनकी वर्तिकाग्र होती है वो ब्रुश के समान, इनमें वर्तिका ब्रुश के समान होती है, ठीक है, ताकि एयर में उड़कर आने वाले परागकण इस ब्रश जैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से वायु परागण संपन्न होता है, ठीक है। अब दूसरी बात करें जल परागण की। जल परागण, देखिए,
हाइड्रोफिलिक जो प्लांट्स होते हैं, मोस्टली जलीय पौधे होते हैं, उनके अंदर जल परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, सीधी सी बात है। जिन प्लांट्स के अंदर जलीय माध्यम के अंदर परागण की क्रिया संपन्न होगी उसको बोलेंगे जल परागण। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि सभी जो प्लांट हैं, सभी जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे, उनमें जल परागण नहीं होता है। ये नोट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार क्या होता है कि जलीय पौधे हमने देखा और कह दिया जल परागण होगा, ऐसा नहीं होता है। सभी पौधों के अंदर जल परागण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। जैसे कुछ पौधे जलीय हैं, ठीक है, जैसे मीरियोफिलस है, मीरियोफिलस, ठीक है, इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, वायु परागण होता है, वायु परागण होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे निम्फिया है, ठीक है, इसके अलावा साल्विया है, इनमें क्या होता है, कीट परागण होता है, कीट परागण। ठीक है, ये दोनों पौधे जलीय होने के बावजूद भी इनके अंदर जलीय परागण नहीं होता है। जैसे इसके अंदर जो है हमारे पास में वायु परागण है, इसमें क्या है, कीट परागण है। ठीक है, देखिए जलीय परागण मोस्टली दो प्रकार का होता है, क्योंकि प्लांट्स हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो अधोजलीय पौधे होते हैं और एक अधिजलीय पौधे होते हैं। पहले इनको समझिए ये क्या होते हैं। जलीय पौधे हमारे पास में मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अधोजलीय, ठीक है, और एक होते हैं अधिजलीय, अधिजलीय। देखें, जो प्लांट्स मोस्टली जल के अंदर डूबे हुए होते हैं, जलमग्न होते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स को कहते हैं अधोजलीय प्लांट्स। ठीक है, और इनके अंदर जो परागण होगा वो जल के अंदर होगा। ठीक है, मोस्टली इस प्रकार का जो परागण होगा वो जल के भीतर होगा, जल के भीतर। ठीक है, तो यानी जल के अंदर होने वाले परागकण को अधोजलीय परागण कहेंगे। ठीक है, इसमें मोस्टली कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, ठीक है, जैसे जोस्टेरा प्लांट, एक प्रकार की ये सी ग्रास होती है, समुद्री घास। ठीक है, समुद्री घास होती है। सीरेटोफिलम, इसके अलावा सीरेटोफिलम, ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि अधोजलीय परागण होता है, क्योंकि ये जल में डूबे हुए प्लांट्स होते हैं और जल के अंदर होगा। ठीक है, एक हमारे पास में होता है अधिजलीय परागण। ठीक है, ये जल की सतह पर होने वाला परागण होता है, यानी जल की सतह पर होने वाला परागण अधिजलीय परागण कहलाता है। ध्यान रहे, जल की सतह पर होने वाला परागण। ठीक है, जैसे कि बात करें जलीय परागण चल रहा है हमारे पास में, अधिजलीय परागण, अधिजलीय परागण। ठीक है, ये जल की सतह पर होता है, जल की सतह, जल की सतह पर। ठीक है, जैसे प्लांट चाहे जलमग्न हो और चाहे अधिजलीय पौधा, जैसे आधा पानी के बाहर आधा अंदर, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर इनमें परागण कहाँ होगा, जल की सतह पर, जैसे मीरेविलस जलापा के अंदर होता है। सॉरी, हमारे पास में जो वेलेसनेरिया होता है, वेलेसनेरिया, ठीक है, वेलेसनेरिया। ठीक है, ये वेलेसनेरिया प्लांट है, इसके अंदर अधिजलीय परागण होता है, जल की सतह पर परागण होता है। ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो इस प्रकार से कटी फटी होती हैं, फीते नुमा,
और इसके अंदर जो मादा पुष्प होता है उसकी ये जो वृंत होता है इस प्रकार से कुंडलित होता है। जब ये परिपक्व होता है तो उस कंडीशन में ये खुल जाता है कुंडल, और ये यहाँ पर जल की सतह पर आ जाता है इस प्रकार से, और जो टूटे हुए परागकोश हैं वो जल की सतह पर रहते हैं। तो जल के माध्यम से ये क्या होते हैं, इसके पास आ जाते हैं। जल की सतह पर होने वाला परागण होता है, वेलिसन एरिया के। ठीक है, अब देखिए इनके पराग कणों की क्या खासियत होती है। ये भी बहुत रेयर केस में होता है। मैंने बताया था जो अजैविक कारक हैं, परागण के एजेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत कम जो है इनके अंदर परागण होता है, क्योंकि रेयर परागण होगा इनमें। तो इनके पराग कणों की एक सबसे जो विशिष्ट विशेषता है वो है कि इनके ऊपर श्लेष्मी, ठीक है, श्लेष्मी आवरण होता है, आवरण पाया जाता है। ठीक है, इनके पराग कणों पर श्लेष्मी आवरण पाया जाता है, जो क्या काम करता है, इनको जल के अंदर गलने से बचाता है। ठीक है, इनको नष्ट होने से बचाता है। तो ये हमारे पास में जलीय परागण हो गया, यानी कि अजैविक जो एबायोटिक एजेंट्स हैं उनके द्वारा परागण। अब हम बात करेंगे जो जैविक कारक हैं उनके द्वारा होने वाला परागण, यानी परागण की जो विधि है जैविक कारकों द्वारा। ठीक है, तो जैविक कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं। नंबर 1 हमारे पास में है कीट परागण, कीटों के माध्यम से कीट परागण। ठीक है, कीट परागण। देखिए कीटों के माध्यम से होने वाले परागण को क्या बोलेंगे, कीट परागण। ठीक है, जैसे कीटों के अंदर हम बात करें, जैसे तितली है, ठीक है, मधुमक्खियां हैं, ठीक है, भृंग है, बीटल हैं, इनके माध्यम से मोथ हैं, इनके माध्यम से होने वाला जो परागण है वो कीट परागण कहलाता है। और कीट परागित जो प्लांट्स हैं उनके पुष्पों की अगर विशेषता की बात करें तो उनके पुष्प आकर्षक होते हैं, ठीक है। इनके परागकण होते हैं, परागकण चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे, ठीक है, और मकरंद युक्त होते हैं, ठीक है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने में सहायक होते हैं। जैसे कीट इनकी ओर आकर्षित होंगे, कीट जब पुष्प पे बैठेंगे तो परागकण चिपचिपे पोलन के टिन में पाया जाता है, जिसकी वजह से उनके पंखों के, उनके पैरों के ये चिपक जाते हैं, और जब वो कीट दूसरे पादप पर जाके बैठेंगे तो उनके अंदर, देखिए कीट परागण के अंदर अधिकांशतः परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा, ठीक है। मधुमक्खियां हैं वो मोस्टली 80 से 82% भाग लेती हैं कीट परागण के अंदर। सबसे ज़्यादा कीट परागण किन के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है, ठीक है। ये मोस्टली जैसे सरसों के अंदर, सरसों, ठीक है। इसके अलावा और जो हमारे पास में आकर्षक फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है कीट परागण पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें हम पक्षी परागण, पक्षी परागण। पक्षी परागण दूसरा हमारे पास में जैविक एजेंट है पक्षी। पक्षियों के द्वारा, ठीक है, होने वाले परागण को क्या बोलेंगे, पक्षी परागण, पक्षी परागण। देखिए पक्षी परागण उन प्लांट्स के अंदर होते हैं मोस्टली जिनके जो पुष्प होते हैं वो या तो नलिकाकार होते हैं या घंटी के आकार के होते हैं, ठीक है, कीपाकार होते हैं। इस प्रकार के जिनमें पुष्प होंगे मोस्टली मालवेसी कुल के अंदर इस प्रकार के पुष्प होंगे, ठीक है। निकोटियाना पुष्प हैं, पादप हैं, उनके पुष्प हैं, ये नलिकाकार होते हैं, ठीक है।
और मकरंद युक्त होते हैं और आकर्षक होते हैं। तो पक्षी इनके ऊपर आकर बैठते हैं और इनके अंदर चोंच से जब ये कुछ मकरंद वगैरह या फिर कुछ इसके अंदर कीट वगैरह भी होते हैं, उनको खाने के लिए ये इसमें चोंच डालते हैं, तो उसके चोंच पर क्या लग जाता है, परागकण, और वो वहाँ से दूसरे पुष्प पे जाके बैठेंगे तो वहाँ पर जाके वो छूट जाते हैं और परागण हो जाता है। मोस्टली पक्षी परागण के अंदर हमारे पास में जो पक्षी काम आते हैं वो पक्षी हैं जैसे कि गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी ये सबसे ज़्यादा पक्षी परागण में, ठीक है, काम आता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर अगर बात करें तो सेमल है, सेमल प्लांट के अंदर प्लास है, ठीक है, प्लास है, ठीक है। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पक्षी परागण पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें तीसरे बायोटिक एजेंट की, तो चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ परागण, ठीक है, चमगादड़, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़। देखिए, चमगादड़ एक प्रकार का निशाचर प्राणी होता है, ठीक है, निशाचर प्राणी होता है। रात्रि के समय ये जो है भोजन की तलाश के अंदर गमन करता है। तो जिन प्लांट्स के अंदर रात्रि के समय पुष्प खिलते हैं उन प्लांट्स में मोस्टली चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो चमगादड़ भी हमारे पास में पर परागण के अंदर एक एजेंट का कार्य करता है। इसमें हम बात करें तो गोरख इमली है, ठीक है, गोरख इमली, ठीक है, इसके अलावा कदम्ब, ठीक है, इसके अलावा बालम खीरा, कचनार, ठीक है, आदि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इनमें रात्रि के समय पुष्प खिलते हैं और रात्रि के समय ही क्या होता है, चमगादड़ है अपने भोजन के लिए निकलते हैं, इसलिए रात्रि के समय इनमें क्या होगा, जो है चमगादड़ के माध्यम से परागण होगा। ठीक है, तो इसके अलावा अन्य जो जंतु हैं, अन्य जंतुओं की बात करें, कुछ और जंतु भी होते हैं, ठीक है, जो पर परागण का कार्य करते हैं, उन एजेंट का काम करते हैं। जैसे कि हम बात करें गुलमोहर में, गुलमोहर, ठीक है, इसके अलावा सेमल में, देखो सेमल में ध्यान रहे पक्षी परागण भी होता है और सेमल में गिलहरी के द्वारा, गिलहरी के द्वारा भी क्या होता है, परागण संपन्न होता है। यानी गुलमोहर और सेमल के अंदर गिलहरी के माध्यम से परागण संपन्न होता है। ये जंतु जो है परागण में सहायक होता है। इसके अलावा कुछ आर्किड पादप हैं, आर्किड पादप, ठीक है, उनके अंदर घोंगे होते हैं, घोंगे, ठीक है, घोंगे के माध्यम से जो है परागण पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में जो क्रॉस पोलिनेशन है उसकी मेथड्स, विधियां हैं, एजेंट्स हैं। ठीक है, दो प्रकार के एजेंट्स हमने बताए, एक एबायोटिक और एक बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स होते हैं वो मोस्टली रेयर होते हैं, इनमें जो है बहुत ज़्यादा परागकणों की क्षति होती है। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा जो परागण की क्रिया संपन्न होती है वो जो बायोटिक एजेंट्स हैं उनके माध्यम से होती है। ठीक है, जिसके अंदर एबायोटिक एजेंट्स के अंदर हमने बताया जो जल है और वायु है, दो विधियां हैं, उनके माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन होता है। जबकि बायोटिक के अंदर जो है हमारे पास में कीट हैं, इसके अलावा चमगादड़ हैं, पक्षी हैं, अन्य जंतुओं के अंदर जैसे गिलहरी की बात किया हमने, घोंगे की बात की। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है, अनिश्चितता की और यानी असंगतता की। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं आपको कि 1 जुलाई से, ठीक है, मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेकर आने वाला हूं, इसलिए जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर जुड़ेंगे तो उसमें आपको एक फ़ायदा होगा कि आप लाइव जब क्लासेस चलेंगी तो आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं और उन क्वेश्चनों को सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।